ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक इसके कॉन्सेप्ट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली सभी चैप्टर्स में इसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। जनरली चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट तुम्हें चमक जाएंगे। बस तुम्हें एक काम करना है। पहला तो वीडियो एंड तक देखना है। दूसरा, अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अखिल। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जिनका यूज हम ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए करते हैं। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ऑब्जेक्ट को काउंटिंग नेचुरली हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अब कहाँ तक जाती है ये? तो इनफाइनाइट तक जाती है। इस कोई पता नहीं ये कहाँ तक जाए। ठीक है। तो नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो ऑब्जेक्ट को गिनने के लिए यूज किए जाते हैं। नेचुरल नंबर को हम जनरली n से भी डिनोट कर सकते हैं। n से इसे डिनोट कर सकते हैं। ये स्टार्ट होते हैं 1 से और इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब बात आती है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो इसमें जब हम नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होगा वो 1 ही तो होगा। तो ये नेचुरल नंबर हो गए। अब इसके बाद बात आती है कि होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर वे नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर सभी के सभी नेचुरल नंबर हो और उसके साथ जीरो भी ऐड कर दिया जाए तो वे होल नंबर बन जाते हैं। तो वे होल नंबर बन जाते हैं। अब होल नंबर को जनरली हम W से डिनोट करते हैं। ये सभी के सभी नेचुरल नंबर और इसके साथ जीरो भी ऐड कर दिया जाए तो ये होल नंबर बन जाते हैं। ये रहे होल नंबर। अब इसमें भी अगर ये बात की जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट होल नंबर तो ये जीरो होगा। ये जीरो है। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो है। अब इसके बाद इंटीजर नंबर की बात आती है। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? तो इंटीजर नंबर के अंतर्गत सभी के सभी नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आते हैं। तो सभी के सभी नेचुरल नंबर ये हो गए 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हो गए सभी के सभी नेचुरल नंबर। अब इसके साथ जीरो भी आता है और इसके साथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आते हैं। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आते हैं। तो नेचुरल नंबर के आगे माइनस साइन लगा दो तो वे बन जाते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। तो ये सभी के सभी इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। ये सभी के सभी इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। अब इंटीजर नंबर को हम जनरली आई से डिनोट करते हैं या फिर कहीं कहीं हम इसे जेड से भी डिनोट कर देते हैं। इसे आई या फिर जेड से डिनोट किया जाता है। तो अब इसमें देखिए ये जो इतने नेचुरल नंबर हैं ये इनकी शक्ल कुछ दूसरी है। आई मीन ये पॉजिटिव, सॉरी, ये जो इतने इंटीजर हैं ये पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये निगेटिव इंटीजर हैं। तो इसलिए इन नंबर्स को बोल दिया जाता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। और इन नंबर्स को बोल दिया जाता है या फिर इन इंटीजर्स को बोल दिया जाता है निगेटिव इंटीजर। या फिर इसका एक दूसरा भी नाम होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और इसका नाम होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन
निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हो गए निगेटिव इंटीजर और ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर, बट जीरो किसके अंतर्गत आता है? तो जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, जीरो केवल और केवल इंटीजर है। ठीक है, तो ये इंटीजर नंबर समझ में आए? ये इंटीजर नंबर समझ में आए? हमारा काम है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अब हम देखेंगे कि अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उससे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर देखा। तो मान लो कि ये एक डिब्बा है, इसके अंदर सभी के सभी नेचुरल नंबर भरे हैं, सभी के सभी नेचुरल नंबर भरे हैं। तो क्या हम इस डिब्बे को नेचुरल नंबर का डिब्बा बोल देंगे? इस डिब्बे को नेचुरल नंबर का डिब्बा बोल देंगे? बिल्कुल बोल देंगे। अब एक दूसरा डिब्बा है जिसके अंदर ये नेचुरल नंबर का डिब्बा, इस बड़े वाले डिब्बे के अंदर ये नेचुरल नंबर का डिब्बा है और इसमें जीरो भी है। इस बड़े वाले डिब्बे में जीरो भी है और नेचुरल नंबर का डिब्बा है। तो क्या हम इस बड़े वाले डिब्बे को होल नंबर का डिब्बा बोल देंगे? बिल्कुल बोल देंगे। अब मान लो कि एक इससे भी बड़ा डिब्बा है, एक इससे भी बड़ा डिब्बा है, इस डिब्बे को उठाकर उस डिब्बे में डाल दिया जाता है। तो मान लो कि ये कुछ ऐसा बन जाता है। अब इस बड़े वाले डिब्बे में एक्स्ट्रा हम निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर डाल देते हैं, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर डाल देते हैं। तो ये माइनस का इन्फिनिटी एंड सो ऑन माइनस का 1। तो ये जो बड़ा वाला डिब्बा है, ये क्या हम इसे बोल देंगे कि ये इंटीजर नंबर का डिब्बा है, ये इंटीजर का डिब्बा है? बिल्कुल बोल देंगे। इंटीजर की एक और डेफिनेशन होती है, सभी के सभी होल नंबर और उसके साथ निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये सभी के सभी इंटीजर नंबर बनाते हैं। और देखिए इसमें ये सभी के सभी होल नंबर इसके अंदर हैं और इसके साथ निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी हैं। तो ये जो सभी, ये पूरा बड़ा वाला बॉक्स बन जाता है या बड़ा वाला डिब्बा बन जाता है, ये इंटीजर नंबर का डिब्बा बन जाता है। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर नंबर। इसका मतलब सभी के सभी नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो नेचुरल नंबर ये छोटा सा बॉक्स है और इंटीजर का बड़ा सा बॉक्स है। ये जो छोटा बॉक्स है ये बड़े बॉक्स के अंदर ही तो है, तो इसका मतलब कि ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऑल होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इसमें पूछा गया है कि सभी के सभी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते हैं? तो होल नंबर का बॉक्स है ये बीच वाला बॉक्स है, ये बीच वाला बॉक्स होल नंबर का बॉक्स है और सबसे अंदर ये नेचुरल नंबर का बॉक्स है। तो सबसे ये जो नेचुरल नंबर का बॉक्स है ये है होल नंबर के अंदर, ये है होल नंबर के अंदर। और इसमें क्या पूछा गया है कि सभी के सभी होल नंबर जो हैं ये नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो ये गलत है, ये गलत है। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आए तो ये एक बात ये याद कर लो कि अगर हम अंदर से बाहर की ओर चलेंगे, अंदर से बाहर चलेंगे तो वो हमारा सही होगा, तो वो हमारा सही होगा। अगर अगर हम बाहर से अंदर की ओर चलेंगे, बाहर से अंदर की ओर चलेंगे, बाहर से अंदर चलेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें देख लो ये नेचुरल नंबर है, इसमें पूछा गया है कि सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या इंटीजर नंबर हो सकते हैं? तो नेचुरल नंबर का बॉक्स ये रहा,
ठीक है। अब इंटीजर नंबर का बॉक्स, यहाँ से हम इंटीजर नंबर तक जाएंगे, यहाँ से हम इंटीजर नंबर तक जाएंगे, तो ये लो इंटीजर नंबर तक पहुंच गए। तो इसका मतलब हम अंदर से बाहर की ओर चले, अंदर से बाहर की ओर चले, इसलिए ये ट्रू है। अब दूसरा क्या पूछा गया है, सभी के सभी होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकते हैं? तो होल नंबर का बॉक्स ये रहा। अब नेचुरल नंबर तक आना है, हमें नेचुरल नंबर तक आना है, तो इसमें बाहर से अंदर की ओर आएंगे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इतना समझ में आया? अब इसे लिख लो, पढ़ेंगे इस चैप्टर की जान, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम चाह कर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जहां पर क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एंड पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर नंबर। ऐसे नंबर जिन्हें हम चाह कर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जहां पर क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और पी एंड क्यू ये दोनों बिलोंग करना चाहिए इंटीजर नंबर को। तो ये हो गया रैशनल नंबर। अब इसकी डिफिनेशन देख लो, इसकी डिफिनेशन देख लो। तो कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू where q not equal to 0 and p and q belong to integer number। ठीक है। ऐसे नंबर जिन्हें हम चाह कर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जहां पर क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और पी एंड क्यू ये दोनों इंटीजर नंबर को बिलोंग करें। तो कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले हम मान लो कि ये 2 है और 7/2 है और 0 है, सॉरी ये √2 है, ये हो गए। अब ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हें बताना है कि इनमें से कौन कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले 2 को देखते हैं। 2 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को हम चाहें तो 2/1 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब ये हो गया पी बाई क्यू की फॉर्म, ये बन गया पी बाई क्यू की फॉर्म। तो ये रैशनल नंबर के अंतर्गत आता है, इसका मतलब कि ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर को जनरली हम क्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से। तो ये एक रैशनल नंबर है। अब ये देखिए, ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में साफ साफ दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी एक रैशनल नंबर है। अब ये देखिए, इसे हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये Q जो है ये 0 के बराबर नहीं है, बट P एंड Q ये जो है और ये तो इंटीजर है, ये तो इंटीजर है, बट ये इंटीजर नंबर नहीं है, ये इंटीजर नंबर नहीं है। हमने इंटीजर नंबर देखे थे अभी, तो उसमें अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो तो वे इंटीजर के अंतर्गत नहीं आते थे, तो इसलिए ये √2 इंटीजर नंबर नहीं है, इसलिए ये जो है ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इसी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 0
जीरो क्या रैशनल नंबर है? जीरो क्या रैशनल नंबर है? तो जीरो को हम अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहें तो जीरो बाई वन लिख लेंगे। अब ये जो Q है ये भी जीरो के बराबर नहीं है, और P एंड Q ये दोनों इंटीजर हैं, ये भी इंटीजर नंबर है और ये भी इंटीजर नंबर है। इसका मतलब कि ये जो है ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। तो जीरो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया, इसे लिख लो। रैशनल नंबर में आगे बढ़ने से पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। सबसे पहले बात आती है कि इसे करते कैसे हैं। तो कोई भी आपको पी बाई क्यू की फॉर्म दी जाएगी और उसे चेंज करना होगा डेसिमल नंबर में, उसे चेंज करना होगा डेसिमल नंबर में। तो ये तो सिंपली आप अपने पुराने मेथड से इस पी बाई क्यू को इस प्रकार से लिखकर आराम से चेंज कर लेना। ये यहाँ पे जो नंबर आएगा वही हो जाएगा डेसिमल नंबर, जो कि पी बाई क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो अब डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये दो टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के नंबर आते हैं, कुछ ऐसे नंबर आते हैं जो कि डेसिमल के बाद कुछ फाइनाइट डिजिट तक जाएं, या फिर कुछ डेसिमल के बाद कुछ डिजिट बाद रुक जाएं, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट बाद रुक जाएं, तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोला जाता है। जैसे ये डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद ये रुक गया है, मतलब ये 3 डिजिट के बाद रुक गया, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे डेसिमल नंबर होते हैं जो कि डेसिमल के बाद वो नहीं करते हैं, टर्मिनेट नहीं करते हैं, मतलब रुकते नहीं हैं। इसका मतलब ये डेसिमल के बाद ये चलते ही जाते हैं। मान लो कुछ ऐसा हो गया, जैसे मान लो कि ये हो गया, ये डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट तक जाएगा, या फिर ये इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये डेसिमल के बाद कभी भी रुकेगा ही नहीं। और मान लो कि कुछ इस प्रकार का भी हो गया, कुछ इस प्रकार का हो गया, तो ये सभी के सभी नंबर डेसिमल के बाद रुकेंगे ही नहीं। इसका मतलब कि ये डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट तक जाएंगे। तो ये जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉन एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन
रिपीटिंग। ये दो टाइप के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये जो होते हैं ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे मान लो कि ये डेसिमल के बाद कुछ डिजिट या फिर कुछ डिजिट के बाद ये रिपीट होते रहते हैं, जैसे 2. ये हो गया। इसमें डेसिमल के बाद ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें एक ही नंबर रिपीट कर सकता है या फिर एक सेट ऑफ नंबर रिपीट कर सकता है, बट इसमें डेसिमल के बाद रिपीट नहीं करते हैं कोई भी नंबर। जैसे ये हो गया, इसमें डेसिमल के बाद रिपीट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया कि रैशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले नेचुरल नंबर आते हैं, सभी के सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद होल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, सभी के सभी होल नंबर रैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इंटीजर नंबर आते हैं, इंटीजर नंबर, सभी के सभी इंटीजर नंबर रैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सभी के सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो डेसिमल के बाद रुक जाएं, कुछ डिजिट के बाद रुक जाएं, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सभी के सभी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर ये भी रैशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो अब बात आती है कि इन सभी नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर ये सभी रैशनल नंबर हैं तो हम इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे चेंज करेंगे। ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो आप इजीली चेंज कर लोगे। अब ये तो सभी के सभी ये इतने नंबर तो आप इजीली चेंज कर लोगे। हम ये देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले ये इतना लिख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड करना है 3 रैशनल नंबर 1/3 एंड 2/3 के बीच के। इसका मतलब 1/3 एंड 2/3 के बीच के हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो हमें नंबर 3 रैशनल नंबर निकालना है, तो सबसे पहले 3 में 1 ऐड कर देंगे। जितने भी रैशनल नंबर निकालना हो सबसे पहले उसमें, मान लो कि अगर तुमसे बोल दिए कि n रैशनल नंबर निकालिए, तो इसमें सबसे पहले 1 ऐड करके ये लिख लो, ये लिख लो, क्योंकि ये अभी काम आएगा। जब इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया 4। अब ये 1/3 एंड 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 4/12 एंड 8/12। अब हमसे पूछा क्या गया था, 3 रैशनल नंबर निकालिए इनके बीच में। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि इसके बीच में हम कितने रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो इसके बीच में एक तो हो जाएगा 5/12, दूसरा 6/12,
तीसरा 7/12। तो ये हमारे हो गए 3 रैशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो बात आती है भैया, हम लिखे तो इन नंबर्स के बीच में है, इन नंबर्स के बीच में है। तो ये जो 1/3 को हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए हैं, तो ये बना है 4/12। अब बात आती है कि इन दोनों में क्या कोई रिलेशनशिप है, या इन दोनों में क्या कोई रिश्ता है। इसी प्रकार से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 2/6। अब 3 से कर दें तो ये बन जाएगा 3/9। तो ये जो सभी के सभी रैशनल नंबर हैं, ये जो सभी के सभी रैशनल नंबर हैं, ये इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं, ये इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं। ठीक है, अगर कोई ये पूछ ले कि इस 2/3 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखिए, तो आप चाहो तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, आप चाहो 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 4/6। आप चाहो तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6/9। आप चाहो तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8/12। ये इसी प्रकार से आप बहुत सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिख सकते हो। तो ये काम की बात थी, इसलिए मैंने बता दिया। हमारे पास फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। इसका मतलब 2/3 एंड 4/5 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है, हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें कितने निकालना है, 3। तो सबसे पहले हम 3 में 1 ऐड करेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा 4। अब देखेंगे कि जिसमें निकालना है ये 2/3 एंड 4/5 में, इसमें नीचे का ये बराबर है या नहीं। अगर ये बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले इसे सेम करेंगे। इसे सेम करने के लिए इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 3 से, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5/5 एंड ये हो जाएगा 4/5 इंटू 3/3। अब ये हो गया 10/15 एंड ये हो जाएगा 12/15। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हमें निकालना कितने हैं, 3। तो हम इसे चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 40/60 एंड ये हो जाएगा 48/60। अब हम इजीली लिख सकते हैं इसके अंदर। हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। ठीक है, तो अब हम इसके बीच में इजीली लिख सकते हैं, 3 रैशनल नंबर इजीली लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 41/60 और 42, ये 43। ये हो गए हमारे 3 रैशनल नंबर। ठीक है, अब बात आती है कि अभी हमने देखा था 1/3, सॉरी, मान लो कि क्वेश्चन है 1/3 एंड 2/3।
इसके बीच में हमें रैशनल नंबर अभी निकालने के लिए बोला गया था 3। तो क्या इसके बीच में 3 ही रैशनल नंबर होते हैं? इसके बीच में 3 ही रैशनल नंबर होते हैं। इसको देखते हैं। तो हम इसे सबसे पहले डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे। इसे डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 0.333 एंड सो ऑन, या फिर ये हो जाएगा 0.3 बार। ठीक है। अब सेम इसको भी इसी प्रकार चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 बार, 0.6 बार। अब हम इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे देखते हैं। इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे देखते हैं। मान लो कि ये हो गया 1, ये हो गया 1.1, ओ सॉरी, ये हो गया 0, ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.3, ये हो गया 0.4, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.6। ठीक है। अब ये हो गया 0.7। अब जैसे मान लो कि 0.33 कुछ यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है। 0.33 कुछ यहाँ पे होगा और 0.66 कुछ यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा। तो अब हम चाहें तो ये भी ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या फिर हम इस प्रकार से बहुत सारे रैशनल नंबर लिख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। तो ये अब हम देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर को कैसे चेंज करेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.7 बार इसे चेंज करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, इसे चेंज करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। तो हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू 0.7 बार या फिर 0.77। तो अब देखिए कि हमें इस जो ये पॉइंट के इस साइड है, पॉइंट के इस साइड है, इसे हमें किसी प्रकार से गायब करना है, इसे किसी प्रकार से गायब करना है। तो इसे हम गायब केवल और केवल दो प्रकार से कर सकते हैं। या फिर हम इसमें इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करें जिसमें कि पॉइंट, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करें जिसमें कि पॉइंट के बाद 7 बार हो, या फिर हम इसमें इसे इतने से ही डिवाइड कर दें, इतने से ही डिवाइड कर दें। तो इतने से ही डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो कुछ सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये इक्वेशन है फर्स्ट, मान लो कि ये इक्वेशन है फर्स्ट। अब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब देखिए कि इस पॉइंट के बाद 7 इनफाइनाइट बार है। अगर इनफाइनाइट से हम 17 बाहर निकल आया, उसके बाद भी तो 7 ही तो बचेगा। तो क्या फिर से हम 7 बार लिख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को माइनस करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये हो जाएगा 10x और माइनस का x इज इक्वल टू 7.7 बार माइनस का 0.7 बार।
ठीक है। अब इसको क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो गया 7 प्लस का 0.7 बार, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो गया 9x और ये हो गया माइनस का 0.7 बार। अब ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच जाता है 9x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/9। ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज हो गया इजिली। ठीक है, ये हमारा इजिली p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज हो गया। अब मान लो कि एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि हमें ये बोला गया है कि 0.273 बार इसे चेंज करना है p बाई क्यू की फॉर्म में, इसे चेंज करना है p बाई क्यू की फॉर्म में। तो चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे x के इक्वल मानेंगे, इसे x के इक्वल मानेंगे। ये हो गया 0.273 बार। अब बात आती है कि हम इससे इक्वेशन फर्स्ट माने, इससे ही इक्वेशन फर्स्ट माने जैसे हमने इसमें किया था। तो हम इसे इक्वेशन फर्स्ट नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हम उस इक्वेशन को मानेंगे जिसमें डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहा है नंबर या फिर सेट ऑफ नंबर, वही होना चाहिए केवल एंड केवल। ठीक है, तो इसमें देखिए डेसिमल के बाद केवल एंड केवल 7 बार है, इसका मतलब ये 7 ही रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे इक्वेशन फर्स्ट माने हैं। बट इसमें देखिए डेसिमल के बाद 2 भी है, इसमें डेसिमल के बाद 2 भी है। तो हमें सबसे पहले 2 को इस साइड करना होगा। 2 को इस साइड करने के लिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 2.73 बार। अब हम इसे इजीली इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड कैसे बनाएं? जैसे इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था 10 से, तो बात आती है इसमें 10 से क्यों किया था? तो इसमें केवल एक ही डिजिट पे बार था, इसलिए हमने 1 के बाद एक ही 0 लिखा और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें बात आती है कि 1 के बाद इसमें 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट पे बार है, इसलिए 1 के बाद हम 2 जीरो बढ़ा के इससे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 273.73 बार। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 1000x माइनस का 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 273.73 बार माइनस का 2.73 बार। अब इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 990x इज इक्वल टू, अब इसमें से जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब इस 273 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 271। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 271/990। ये हमारा इजली चेंज हो गया इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आए, इसे लिख लो।
इसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को जब हम चेंज करते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो उसकी वो रियल वैल्यू होती है या फिर उसके नियरली इक्वल टू होती है, तो चलिए वो देखते हैं। उससे पहले हम इसको चेंज करते हैं। अगर आप इसे चेंज करोगे पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि बराबर होती है, एग्जैक्ट बराबर होती है या फिर नियरली बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसे चेंज करना है। तो हम इसको सबसे पहले x के बराबर मान लेंगे, ये हो जाएगा 0.9 बार। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि डेसिमल के बाद केवल और केवल जो रिपीट हो रहा है नंबर वही है। अब हम इसे 1 लिखेंगे। अब देखेंगे कि बार कितने नंबर पे है, तो ये एक डिजिट पे बार है, तो इसलिए एक जीरो बढ़ा के इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और इसे भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.9 बार। अब ये इक्वेशन सेकंड बन गई, तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9। अब x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब तो यहाँ से हमें क्लियर पता चल जाता है कि जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसकी नियरली इक्वल टू वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, उसकी नियरली इक्वल टू वैल्यू आती है। ठीक है, तो देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं है, मतलब रैशनल नंबर को छोड़कर सभी के सभी इर्रेशनल नंबर होते हैं। वो आपको आगे इमेजिनरी नंबर तो अब हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सके, जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सके, जहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर होता है और p एंड q इंटीजर हो। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं हो, वे इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब है कि ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं हो वे इर्रेशनल नंबर होते हैं। या फिर ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये 0.1010001000 एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है, मतलब डेसिमल के बाद ना तो रुक रहा है, और ना ही इसमें कोई नंबर या सेट ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है। इसमें ना तो कोई डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोल देते हैं। जैसे ये हो गया 0.12121222। इसी प्रकार से आप बहुत सारे अपनी मर्जी से नंबर लिख सकते हो। जैसे मान लो कि हमने लिख दिया 0.34 या फिर 39393939। इसी प्रकार से आप बहुत सारे इर्रेशनल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, अब कुछ इर्रेशनल नंबर आपको देखने को मिलेंगे कि इस प्रकार के होते हैं। रूट के अंदर जैसे √2, √3, √5 एंड इसी प्रकार से रूट के अंदर इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो
ये जो रूट के अंदर ये डिजिट है, ये हमें रटना पड़ेगा क्या? ये हमें रटना पड़ेगा? तो नहीं, ये रटना नहीं है। तो मान लो कि ये रूट के अंदर ये इरेशनल तब होगा जब n जो है ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर की स्पेलिंग सही कर लेना। और ये जो n है ये 0 से बड़ा हो। सिंपल सी बात है, अगर ये 0 से छोटा होगा तो आई मीन ये n निगेटिव हो जाएगा। अब n रूट के अंदर निगेटिव नंबर ये इमेजिनरी नंबर बन जाएंगे, या फिर इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये सब आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो रूट के अंदर ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो वे इर्रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो अगर कोई ये पूछ ले कि इर्रेशनल नंबर कौन से हैं, तो आप इजीली अब बता सकते हो कि इर्रेशनल नंबर हैं या फिर इर्रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। और इसमें और देखिए ये रूट n, सॉरी यहीं पर देखते हैं, ये इर्रेशनल नंबर होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। और अगर मान लो कि इसको ये इस प्रकार से भी है, ये इस प्रकार से है, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अब भी ये इर्रेशनल नंबर ही है, ये इर्रेशनल नंबर ही है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो अब भी ये इर्रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब, इसका सिंपली मतलब है कि जैसे रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है, तो माइनस का रूट टू भी इर्रेशनल नंबर होगा, माइनस का रूट टू भी इर्रेशनल नंबर होगा। बट मान लो कहीं पर कोई इस प्रकार से लिखा दिख जाए तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ये इमेजिनरी नंबर है, ये आगे पढ़ोगे। अभी इतना जान लो कि ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। ना तो ये इर्रेशनल नंबर है, ना ही ये रैशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर अब इजीली पहचान लोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर ऐड करें, रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर ऐड करें, या फिर सब्ट्रैक्ट करें, या फिर मल्टीप्लाई करें, या फिर डिवाइड करें, तो जो हमारा रिजल्टेंट नंबर होगा वो क्या रैशनल नंबर होगा या फिर इर्रेशनल नंबर होगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो इर्रेशनल नंबर होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा। अगर हम किसी रैशनल नंबर में कोई इर्रेशनल नंबर ऐड करते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो नंबर बन के आएगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे देख लो कि हम 2 में अगर रूट 2 ऐड करें तो ये जो पूरा का पूरा नंबर बन गया है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर बन गया है, ठीक है। ये हमारा इर्रेशनल नंबर बन गया है। अब यहीं पे मान लो कि अगर ये माइनस का साइन होता फिर भी ये इर्रेशनल नंबर होता, यहीं पे मान लो ये मल्टीप्लाई का होता फिर भी ये इर्रेशनल नंबर होता, ठीक है। तो ये इर्रेशनल नंबर बन गया। इसी प्रकार से अब अगर मान लो कि अब
अब देखो कि अगर इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट नंबर होगा आएगा या फिर रिजल्टेंट नंबर मिलेगा वो क्या रैशनल नंबर होगा या फिर इर्रेशनल नंबर होगा। तो वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, ये रैशनल नंबर भी हो सकता है एंड इर्रेशनल नंबर भी इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ये रैशनल नंबर भी हो सकता है और इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे देख लो कि मान लो कि हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, बट जब इसका रिजल्टेंट आएगा तो वो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। अब ये जो नंबर है ये तो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। अब जैसे मान लो कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 को 3 से √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √6, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये समझ में आया, इसे लिख लो। तो अब हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं या फिर इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो जैसे मान लो कि कोई भी एक इर्रेशनल नंबर दिया गया है, मान लो कि एक रूट एक्स एक इर्रेशनल नंबर है, तो अब हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे। तो जैसे मान लो कि कोई एक इर्रेशनल नंबर दिया गया है, √x एक इर्रेशनल नंबर है, इसे हमें लोकेट करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम एक x यूनिट की एक लाइन बनाएंगे, एक x यूनिट की एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये मान लो कि ए बी एक लाइन है जो कि x यूनिट है, उसके बाद हम 20 को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, 1 यूनिट और आगे बढ़ाएंगे, बी पॉइंट को थोड़ा और आगे 1 यूनिट आगे बढ़ाएंगे, ये हो गया 1 यूनिट। ठीक है, अब ये मान लो कि कोई डी पॉइंट है। अब बी सॉरी ए डी का ए डी का मिड पॉइंट बनाएंगे, ए डी का मिड पॉइंट बनाएंगे। मान लो कि ये मिड पॉइंट यहाँ पे आता है ओ पे। आप चाहो तो स्केल से नाप कर भी बना सकते हो या फिर कंपास में डी पे निडल रख के आधी से हाफ से ज्यादा की डिस्टेंस लेके एक इस साइड भी और इस साइड भी चाप लगाकर और देन उसके बाद उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे निडल रखना और देन इस साइड और इस प्रकार से चाप लगाकर जब इन दोनों पॉइंटों को आप मिलाओगे तो ये इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये जो लाइन जिस पॉइंट से पास होगी वही इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका मिड पॉइंट मान लिया ओ पे आता है। अब ओ पे निडल रख के ओ ए चाहे चाहे ओ डी की डिस्टेंस लेके हम एक सेमी सर्किल बनाते हैं, एक सेमी सर्किल बनाते हैं। ठीक है, ये एक हो गया सेमी सर्किल जिसकी रेडियस है
ओ ए या फिर ओ डी। अब इस जो बी पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन खींचेंगे। मान लो कि ये इस पे ई पॉइंट पे कट कर रही है, ये इस सेमी सर्किल को ई पॉइंट पे कट कर रही है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन मैंने ड्रा किया जो कि ये सेमी सर्किल को ई पॉइंट पे कट करती है। अब फिर से कंपास में इतनी डिस्टेंस लेके बी ई की डिस्टेंस लेके एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे, एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे। अब इस डी को और आगे बढ़ा देंगे यहाँ तक, तो ये जो बी ई या फिर बी जी, यही हमारी हो जाएगी √x यूनिट, यही हमारी हो जाएगी √x यूनिट। तो हम इस प्रकार से इजीली यहाँ से इस प्रकार से ये इजीली हम दिखा सकते हैं √x को, या फिर कोई भी इर्रेशनल नंबर को हम इसी प्रकार से दिखा सकते हैं इजीली। अब बात आती है कि भैया हम कैसे माने कि ये जो आपने बताया है ये सही है, इसका कोई प्रूफ दे दो तो मज़ा ही आ जाए, प्रूफ दे दो तो मज़ा ही आ जाए। तो वही देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो मान लो कि ओ ई को हम ज्वाइन करते हैं, ओ ई को ज्वाइन करते हैं। अब बी ओ ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी ओ ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं, या फिर चलो यहीं पे देखते हैं, इसमें यहीं पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ये हो जाएगी ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस का बी ई का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हमें बी ई की वैल्यू निकालना है, हमें बी ई की वैल्यू निकालना है, बी ई की वैल्यू निकालना है। तो बी ई को एक साइड रखेंगे, बी ई को एक साइड रखेंगे और उसके बाद इस ओ बी को इस साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर माइनस का ओ बी का स्क्वायर। अब बात आती है ओ बी कैसे पता करें, ओ बी कैसे पता करें। तो ओ बी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ओ बी को ये हो गई ओ डी माइनस का बी डी, ओ डी को हम ओ बी को ओ डी माइनस बी डी इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारी है ओ बी और ये है ओ डी। अब ओ डी में से हम बी डी निकाल देंगे तो ओ बी ही तो बचेगी, तो सिंपली हम इसको उस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसकी ओ बी की वैल्यू डाल देंगे तो ये हो जाएगी ओ डी माइनस का बी डी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ओ डी इंटू बी डी। ठीक है, अब जब हम माइनस से ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये है प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये है प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, ये है माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए ये ओ डी कौन सी है, ओ डी। ठीक है, और ओ ई ये वाली, ये ओ डी और ओ ई ये दोनों इस सेमी सर्किल की रेडियस ही तो हैं, इस सेमी सर्किल की रेडियस ही तो हैं, जिसका सेंटर है ओ
इस सेमी सर्किल का सेंटर है O। अब ये OE एंड OD ये दोनों रेडियस ही दो हैं। अगर ये दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों बराबर होंगी, और ये दोनों जब बराबर होंगी तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 2OD इंटू BD माइनस का BD स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे तो ये सिंपली हो जाएगा 2 इंटू, अब OD कितनी है, OD। अब हमें इस सेमी सर्किल का रेडियस पता करना है, इस सेमी सर्किल का रेडियस पता करना है। तो देखिए ये OD जो है ये हमें इजीली पता है। क्या OD हमें इजीली पता चल जाएगी, ये OD इजीली पता चल जाएगी। ये हो जाएगी x प्लस 1, ये इतनी है OB है x, और अगर AB में हम BD जोड़ दें तो ये हो जाएगी हमारी AD। तो AD पता चल गया। अब AD को अगर हम हाफ कर दें, AD को हम हाफ कर दें तो हमारा OD निकल आएगा। OD हो जाएगा x प्लस 1/2। क्यों? क्योंकि इनका मिड पॉइंट है O, क्योंकि AD का ही तो मिड पॉइंट है O, इसलिए इसको अगर हम हाफ कर दें AD को तो हमारी OD इजीली पता चल जाएगी। अब OD की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ये हो जाएगा x प्लस 1/2 माइनस का, ओ सॉरी, यहाँ पे BD की वैल्यू पुट करनी। BD है 1 यूनिट इंटू 1 माइनस का 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस का 1 का 1, ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास मिल जाएगा BE का स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो BE इज इक्वल टू √x। ये सिंपली प्रूफ हो गया, ये सिंपली प्रूफ हो गया। इसका मतलब कि जो हमने इस प्रकार से किया है ये सही किया है, ये सही है। अगर हम इसकी ये स्केल से ही नापें तो इसकी दूरी √x यूनिट ही आएगी। ठीक है, अगर हम इसको एकदम सही से बनाए उसके बाद इसको स्केल से नापें तो ये √x यूनिट ही इसकी दूरी आएगी। तो ये जनरल फॉर्म है किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करने की ये जनरल फॉर्म है, इसे लिख लो। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, √3.5 को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले 3.5 यूनिट की एक AB लाइन बनाएंगे, एक AB लाइन बनाएंगे जो कि 3.5 यूनिट की होगी। देन उसके बाद B पॉइंट को और आगे बढ़ाते हुए 1 यूनिट और आगे बढ़ाएंगे, B पॉइंट को 1 यूनिट और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। देन इसके बाद AD का मिड पॉइंट बनाएंगे, AD का मिड पॉइंट लोकेट करेंगे, इसका AD का मिड पॉइंट लोकेट करेंगे। आप दो प्रकार से कर सकते हो, चाहो तो कंपास में हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर नीचे चाप लगा के दोनों साइड उसको, उन दोनों पॉइंट को जब मिलाओगे तो वे जिस पॉइंट से, अब जब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जिस पॉइंट पे इस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे या फिर कट करेंगे वही पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इजीली स्केल की मदद से आप इजीली इसका मिड पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद मान लो कि ये इसका O इसका मिड पॉइंट है, इसके बाद आप O पे निडल रख के आप OA या फिर OD की डिस्टेंस लेके आप एक सेमी सर्किल बनाओगे। ये हो गया हमारा एक सेमी सर्किल। अब
इसके बाद बी पे हम एक 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन बनाएंगे। बी पे एक सीधी लाइन बनाएंगे जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, जो कि इस लाइन पे इस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब इसके बाद फिर से कंपास में यहाँ से बी और ई की डिस्टेंस लेके एक चाप लगाएंगे। देन फिर से हम डी को और आगे बढ़ाएंगे जी तक। तो ये जो हमारी बी जी या फिर बी ई यही हमारी हो जाएगी √3.5। ठीक है, ये जो बीजी है ये हो जाएगी √3.5। सिंपली समझ में आया। आप अगर यहाँ पे कोई दूसरा भी नंबर होता, जैसे मान लो √3 होता, तो हम यहाँ पे 3 यूनिट की लाइन बनाते, फिर से ये 1 यूनिट आगे बढ़ाते, फिर से यही झमेला करते, देन फिर से हमारा आंसर आ जाता √3। ये बी जी है यही निकल के आ जाती है √3। तो हम इसी प्रकार से सभी इरेशनल को इजीली हम नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देन अब तो ये लिख लो। अब हम देखेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट। ये तो आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, इसीलिए ये वही है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है। जैसे ये हम पढ़ते क्यों हैं, सबसे पहले बात आती है कि हम ये पढ़ते क्यों हैं। तो जैसे मान लो कि कोई भी एक बहुत बड़ा नंबर है, उसको हम इसकी मदद से आसानी से लिख सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 है, तो इसको हम 10 की पावर 10 इस प्रकार से इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 10 की पावर 10 इसको इजीली इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये इतना समझ में आया। तो अब जैसे मान लो कि जो ये हमारा है, ये इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलते हैं। तो जो ये नीचे होता है नीचे इसे हम बोलते हैं बेस, ठीक है। जो ये नीचे होता है इसे हम बोलते हैं बेस। अब बेस के कंधे पे होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का होता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 0 नहीं होता, तो ये होता 9, तो इसमें बेस कितना है, इसमें अगर पूछ लिया जाए कि बेस कितना है, तो बेस है 10 और एक्सपोनेंट कितना है, एक्सपोनेंट है 9, ठीक है। बट इसे पढ़ा जाता है 10 टू पावर 9, 10 टू द पावर 9। इसे कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाता है। टेन टू द पावर 9, इसे 10 टू द पावर 9 इसे इस प्रकार से पढ़ा जाता है। इस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो होता 2 द पावर 9, यहाँ पे होता 2 द पावर 9, तो ये बन जाता 2 द पावर 9। ये इसे पढ़ते 2 द पावर 9, ठीक है। ये इतना समझ में आया। अब हम इसमें देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले और उन पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पहले साफ करते हैं।
तो देखते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले। ये फार्मूले इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये आगे तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आगे तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इन्हें ध्यान से समझना है और याद करना है, इन्हें ध्यान से समझ कर याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, जैसे मान लो कि a टू पावर p एंड मल्टीप्लाई में हो a टू पावर q, मतलब जैसे 2 की पावर m एंड 2 की पावर n, इस प्रकार से अगर कोई दिख जाए तो हम उसे इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर m प्लस n, 2 की पावर m प्लस n। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा a की पावर p प्लस q, ठीक है, a की पावर p प्लस q। अब ये है a की पावर p और होल पावर q। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे मान लो कि 2 की पावर हो m, अब इसकी पावर हो n, ये इस प्रकार से है। तो इसको आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 2 की पावर m इंटू n, 2 की पावर m इंटू n, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको हम इजीली लिख देंगे 2 की a की पावर p इंटू q, ठीक है, इसे इजीली लिख देंगे a की पावर p इंटू q। अब कुछ लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, जैसे ये है 2 की पावर m, ठीक है। अब इस m की भी पावर n कर देंगे, इस m की भी पावर n कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो तरीका है ये गलत है, ये तरीका गलत है। इसे इस प्रकार से लिखेंगे, इसे m की पावर पे नहीं चढ़ाएंगे, इसे m की पावर पे नहीं चढ़ाएंगे, इसे m के मल्टीप्लाई में n रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से सिंपली। अब दूसरा है ये, इसे कैसे लिखेंगे? एक जैसे ये कुछ इस प्रकार का है, जैसे 2 की पावर m बाई n, इसको आप इस प्रकार से भी चाहो तो लिख सकते हो, 2 की पावर m होल पावर 1 बाई n, होल पावर 1 बाई n। अब इससे भी अगर चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, √2 की पावर m, nth रूट ऑफ 2 की पावर n। फिलहाल आप यहाँ तक समझो, यहाँ तक ही काम आएगा, ये आगे अपने आप समझ जाओगे, ये यहाँ तक समझ लो। तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, ये हो जाएगा a की पावर p होल पावर 1 बाई q। अब जैसे आपने अभी यहाँ देखा था, जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये q और p ये आपस में मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो ये जो p इंटू 1 बाई क्यू है, ये जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये बन जाएगा p बाई क्यू, और वही तो ये लिखा है, ठीक है, इसका मतलब हमने ये सही किया है। अब ये है a की पावर p अपान a की पावर q, इसका मतलब कि 2 की पावर m इंटू बाई 2 की पावर n, ये इस प्रकार से है। तो इसको आप चाहो तो 2 की पावर m माइनस n, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, वो अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सिंपली इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर p माइनस क्यू, ठीक है, a की पावर p माइनस क्यू।
ये है a की पावर माइनस b। तो ये कुछ इस प्रकार से 2 की पावर माइनस m, 2 की पावर माइनस m। अब अभी हमने देखा था कि अगर 2 की पावर n हो तो ये ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस n। ठीक है, ये माइनस n बन जाएगा। और अब जब हम इसको अगर नीचे लाएं तो ये क्या, ये नहीं बन जाएगा 2 की पावर n। अगर इसको नीचे लाएं तो ये 2 की पावर n नहीं बन जाएगा। सिंपली हम इसको भी 1/2 की पावर m लिख सकते हैं इजीली। तो ये हो जाएगा 1/a की पावर b, 1/a की पावर b। ठीक है, ये a की पावर माइनस b इक्वल टू 1/a की पावर b। अब दूसरा देखिए, इसमें है a की पावर p एंड b की पावर p। तो इसमें सिंपली है 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n। तो अगर ये इस प्रकार से है तो इसको हम सिंपली 2 की पावर m, ओ सॉरी, ये इस प्रकार से नहीं है, ये है 2 की पावर m इंटू 3 की पावर m। ये है इस प्रकार से। अगर ये इस प्रकार से है तो हम इसको इजीली लिख देंगे 2 इंटू 3 की पावर, ये इंटू है 3 की पावर m, ये इजीली बन जाएगा 6 की पावर m। ये बन जाएगा ना। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख देंगे a इंटू b की पावर p। ठीक है, a इंटू b की पावर p। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये है a की पावर 1/n, a की पावर 1/n। इसको सिंपली हम ये लिख सकते हैं √n इंटू a। इसको इस प्रकार से भी हम चाहें तो इजीली लिख देंगे, जहाँ पे इसमें ये होगा कि n जो है n 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। n 1 के बराबर, आप सिंपली देख लो, n अगर 1 के बराबर होगा ना, n अगर 1 के बराबर होगा तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू तो सिंपली इजीली a आ ही जाएगी। इसकी ऊपर लिखते हैं, अगर n 1 के बराबर होगा तो इसकी वैल्यू इजीली a ही तो आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू a ही आ जाएगी अगर n 1 के बराबर होगा तो हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।